तो हम लोग रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर परमाणु संरचना देखते हैं। रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर परमाणु संरचना। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु पदार्थ का वह लघुत्तम भाग जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं या रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सी हो जाएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है डी न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक न्यूक्लियस परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? डी फोटोन। निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? फोटोन। फोटोन भाग नहीं है एटम का। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयव है जबकि फोटोन ऊर्जा के बंडल पैकेट्स होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? सी, प्राकृतिक तत्वों में। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? प्राकृतिक तत्वों में। एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणुवीय नाभिक रदरफोर्ड ने खोजा था। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणुवीय नाभिक रदरफोर्ड ने खोजा था। परमाणु एटम के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बी, चैडविक ने। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था किंतु न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में चैडविक ने की थी। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम बी तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा बॉम्बार्डमेंट की जाए तब उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन अणु परमाणु कण नहीं है? सी, ड्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? ड्यूट्रॉन। अणु परमाणु कण प्रारंभिक या सम्मिश्रण परमाणु होते हैं जो अणु से छोटे होते हैं। अणु परमाणु कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन शामिल है। ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण स्टेबल पार्टिकल है जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। जिन निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबद्ध एक प्रतिकण होता है जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन आवेशित एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ दोस्तों मिलान करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ कह रहा है। शून्य द्रव्यमान
न्यूट्रॉन का होता है दोस्तों, तो इसलिए कि इसका आंसर 2 हो जाएगा। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉन, और फिर आंशिक चार्ज क्वार्क, फिर है आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन, पूर्णांक प्रचक्रण फोनॉन। पॉजिट्रॉन एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण एंटी पार्टिकल कहते हैं। इसका प्रचक्रण स्पिन 1/2 होता है। न्यूट्रॉनों ये द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण है, इनकी खोज पाउली ने की थी। क्वार्क, क्वार्क पदार्थ का मूल कण है जिससे अधिकांश पदार्थ बने हैं। क्वार्क मिलकर हैड्रॉन बनाते हैं। क्वार्क का आंशिक आवेश मूल कण का 1/3 या +2/3 होता है। फोनॉन, फोनॉन ध्वनि के लघुत्तम कण है। ड्रीड क्रिस्टल विमा के कंपन में फोनॉन को पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? बी, न्यूट्रॉनो। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? न्यूट्रॉनो। एक न्यूट्रॉनो एक उप परमाणु कण है जो इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है एवं बहुत कम द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। बी, हीलियम की एक परमाणु के नाभिक के। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं। ये द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा के 4 गुनी होती है। हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? सी, बीटा कण। निम्नलिखित में से किस में ऋण आवेश होती है? ऋणात्मक आवेश होती है बीटा कण। अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो धनावेशित हीलियम नाभिक होता है। बीटा कण ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण अनावेशित होती है। गामा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? सी, न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन अपरमाणुक कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा। ऑफ-बाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण। यह नियम तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक आसान विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतया भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। ऑफ-बाउ सिद्धांत पाउली के अपवर्जन नियम और हुंड के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नियम तथा कक्षों की तुलनात्मक ऊर्जाओं रिलेटिव एनर्जीज पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या m का संबंध इलेक्ट्रॉन कक्ष के अभिविन्यास से है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n कक्ष के आकार और ऊर्जा को, एजीमुथल क्वांटम संख्या कक्ष की त्रिविमीय आकृति को तथा स्पिन क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। अगला, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? बी, 4।
जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 4। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 2 प्लस 2 बराबर 4। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्याएं हैं C 38। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है 38। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। प्रश्नानुसार द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। 18 प्लस 20 बराबर 38। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड 94 Pu 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है B 148। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 148। द्रव्यमान संख्या बराबर 242, परमाणु क्रमांक बराबर 94 बराबर प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। 242 माइनस 94 बराबर 148। अगला क्वेश्चन है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? D समस्थानिक। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है? समस्थानिक, आइसोटॉप्स। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने के कारण यह है कि उनके नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान हो। परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। अगला, निम्न में से समन्यूट्रॉनिक समूह है D C6 C14 7 9 15 8 O 16। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक, आइसोटॉन्स कहलाते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। 6C14 में न्यूट्रॉन बराबर 14 माइनस 6 बराबर 8। 7N15 में न्यूट्रॉन बराबर 15 माइनस 7 8। O8 O16 में न्यूट्रॉन बराबर 16 माइनस 8 8। चूंकि 6C14 7N15 एवं 8 O16 तीनों के न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है, इसलिए तीनों समन्यूट्रॉनिक है। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है B गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। गाइगर काउंटर को गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कण संसूचक है जिसका प्रयोग आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जन का पता लगाया जाता है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था बैक्यूरेल ने। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था बैक्यूरेल ने। अंटोइन हेनरी बैक्यूरेल एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। यह खोज इन्होंने स्फुरदीप्ति पदार्थों के अध्ययन के दौरान की थी। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन विलयन आदि। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन विलयन आदि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इसका पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है।
भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी और उत्क्रमणीय होती है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। फिर जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है बी, भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह कारक है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कारक हटा लेने पर वह पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बी, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक प्रक्रिया का वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता है, अर्थात रासायनिक प्रक्रिया अस्थायी एवं सामान्यतया अनुत्क्रमणीय होती है। अतः सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक प्रक्रिया है। संक्षारण के उदाहरण हैं डी, उपर्युक्त तीनों। सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना। वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का स्नेह क्षय डिस्ट्रक्शन होना संक्षारण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना अर्थात लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना तथा सिल्वर पर काले रंग की परत बनना संक्षारण के उदाहरण हैं। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, दूध का आस्कंदन। यही एक रासायनिक परिवर्तन है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन एवं बर्फ का गलन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। वाष्पन इवेपोरेशन भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। दूध का आस्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना तथा कागज जलना रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। फिर है कथन और कारण। कथन ए, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। उच्चतर तापमान पर आणविक गति तीव्र हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया की गति प्रतिकारकों के साधन, ताप, भौतिक अवस्था एवं प्रतिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। सामान्यतया प्रतिकारकों का ताप जितना अधिक होता है उनकी प्रतिक्रिया उतनी ही तीव्र होती है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? उष्मा के रूप में। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? उष्मा के रूप में। जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस वह प्रतिक्रिया है जिसमें लवण के आयन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा उष्मा के रूप में निकलती है। अगला क्वेश्चन है, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित ताप समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पास्चुराइजेशन कहलाता है। पैस्चुराइजेशन द्रव खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है। इस विधि की खोज लुई पास्चर ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण पास्चुरीकरण, जिसमें दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके पश्चात उसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। इससे पास्चुरीकरण प्रक्रिया से दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। पास्चुरीकरण संबंधित है ये दूध के निर्जमीकरण से। पास्चुरीकरण संबंधित है दूध के निर्जमीकरण से। पास्चुरीकरण या पास्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ या किसी तरल या दूध का निर्जमीकरण करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। पास्चुरीकरण की वह प्रक्रिया में दूध को 16 सेकंड तक
70 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखते हैं, उसके पश्चात उसे शीघ्रता से ठंडा करके संरक्षित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने की थी, अतः इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डी, पाश्चुरीकरण चाय। पाश्चुरीकरण चाय ये सुमेलित नहीं है। पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध का निर्जमीकरण, रोगजनक सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करना, उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, किसी विलय में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। किसी विलय में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, जल में किसी विलय या अन्य घुलनशील पदार्थों को मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि सतह पर उपस्थित विलय अणु जल के वाष्पन की दर को कम करता है। इससे विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। परासरण दाब विलयन पर बाह्य दबाव के द्वारा विलयन के विलायक का प्रवेश रोका जा सकता है। इस प्रकार विकल्प ए, सी, डी के कथन सही है, जबकि विकल्प बी का कथन सही नहीं है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊंचाइयों की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऊंचाइयों की जगह पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः जल का क्वथनांक घट जाता है और जल कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसी कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना भी देर से पकता है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। नमक बर्फ की हिमांक को बढ़ा देता है। ए और आर दोनों सही, ए सही परंतु आर गलत है। ए सही परंतु आर गलत है। अपद्रव्यों इम्प्यूरिटीज को मिलाने से द्रव्यों का क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि गलनांक सामान्यतः कम हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में यदि कुछ नमक, सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। इसे मिश्रण को हिम मिश्रण, फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। इस प्रकार कथन ए सही जबकि कारण आर गलत है। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? ए, गैस में द्रव्य। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? गैस में द्रव्य। कोहरे में जलवाष्प का संघनन लघु जल बिंदुओं के रूप में होता है जो धरातल की दृश्यता को प्रभावित करता है। जब धरातल के नजदीक स्थित वायु का तापमान उष्मांक तक पहुंच जाता है तथा हवा ठंडी हो जाती है, तब उसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन वायुमंडलीय धूलकणों इत्यादि के चारों तरफ हो जाता है। ये संघनित जल की बूंदें हल्की होने के कारण हवा में ही लटकी रहती है तथा और हवा के साथ स्थानांतरित होती रहती है। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? डी, आयतन। आयतन नहीं बदलेगी। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? आयतन। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है तो चीनी पानी में घुली रहेगी और तथा इसमें और चीनी के घुलने की संभावना रहेगी। क्योंकि विलयन असंतृप्त है, इस प्रक्रिया में विलयन की सांद्रता और घनत्व तो बढ़ जाएगा परंतु आयतन नहीं बदलेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दबाव लगाया जाता है। तो ना ही एक और ना ही दो सही है, दोनों गलत है। परासरण के प्रक्रम में किसी भी विलायक में प्रवाह परासरण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। प्रतिलोम परासरण में बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है। सांद्र विलयन पर बाह्य दाब लगाकर उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के अणुओं एवं आयनों को विलयन से पृथक किया जाता है। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? ए आसवन। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? आसवन। आसवन डिस्टिलेशन की प्रक्रिया का उपयोग प्रायः तरल अशुद्धियों लिक्विड इंप्यूरिटीज की शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, जबकि ऊर्ध्वपातन एवं क्रिस्टलीकरण का उपयोग ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने की बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेट तथा इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जिसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई ठोस पदार्थ बिना तरलावस्था में आए ही सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है अथवा वाष्प बिना तरलावस्था में आए ही सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती है, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहलाता है। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं, जैसे कपूर, नेफ्थलीन आदि। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ए ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन द्वारा। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के द्वारा। नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था में ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है, इसको मिलान करना सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से। इसका दोस्तों ए का हो जाएगा 3, CaO में Ca का ये हो जाएगा, B का हो जाएगा 4 और फिर C का हो जाएगा 1 और D का हो जाएगा 2। किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है और यह उसमें उपस्थित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं के घटक के अनुसार योग होता है। MnO2 में Mn का उपचयनांक x ± 2 × 2 = 0। x मान ली Mn का, n का -2, ऑक्सीजन का 2, -2 × 2 ये हो गया 0। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। x का वैल्यू 4 निकल गया। H2SO4 में S का उपचयनांक, इसमें भी वही 1 + 1 × 2 + x
फिर प्लस माइनस 2 इंटू 4 सबको कैलकुलेट करेंगे 6 आएगा। इसी प्रकार से फिर CaO में निकाल लेंगे, और इसमें भी फिर NaAlH4 में Al का उपचयनांक Na का +1 होता है, Al का x मान है, फिर -1 होता है इसका, H का, फिर इंटू उसको 4 से मल्टीप्लाई किए, कुल मिलाकर कैलकुलेशन करने पर ये आता है। और कार्बनिक रसायन प्रश्न कोश यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्ती यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में उसके कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया? इसका आंसर हो जाएगा बी 150 साल। यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया? 100 साल। 100 साल। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों हम लोग। यूनेस्को ने इसका आंसर जो होगा ना दोस्तों, यूनेस्को ने 2019 के उत्सवों को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया? 150 साल। 150 साल होगा दोस्तों, 150 साल। यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया? 150 साल। यूनेस्को ने 1869 ईस्वी में प्रकाशित आवर्त सारणी के 150 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया। जिस आवर्त सारणी को आज हम जानते हैं वह पहली बार रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोविच मेंडलीव द्वारा डिजाइन किया गया था। रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। आयुपेक अधिकृत नाम, आयुपेक प्रतीक। मेंडेलवियम MD, नोवेलियम NO, लॉरेंसियम LR, रदरफोर्डियम RF, ड्यूबिनियम DB, सीबोर्जियम SG, बोरियम BH, हेसियम HS, और फिर है मेटेनेरियम MT, डर्मेस्टेडियम TS, रोंगेस्टिजियम RG, कॉपरेंसियम CN, निहोनियम NH, फ्लेरोवियम FL, मोस्कोवियम MC, लिवरमोरियम LV, टेनेसाइन TS, ऑर्गेनिसन OG। फिर है इसमें क्वेश्चन था दोस्तों, कथन A रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। किसी एक वर्ग के परमाणुीय त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों A गलत है परंतु R सही है। A गलत है परंतु R सही है। रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक बंधुताएं सामान्यतः घटती है जबकि परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती है। इस प्रकार कथन A गलत है जबकि कारण R सही है। अगला है रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, केवल 2 सही है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। किसी आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे बढ़ता है। किसी वर्ग समूह में परमाणु भार की वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है। आवर्त में परमाणु संख्या की वृद्धि के साथ साथ सामान्यतया विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक।
आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। ये ऑक्साइड उभयधर्मी है। भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.65% तथा कार्बन 0.6% पाया जाता है। भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बी, ऑक्सीजन। भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? सिलिकॉन। धरती की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है। इसकी खोज 1824 ईस्वी में जे बर्जेलियस द्वारा की गई थी। यह लैटिन भाषा के सिलिकस शब्द से बना है। सिलिकॉन चिप का प्रयोग कंप्यूटर के सेमीकंडक्टरों में होता है। निम्नलिखित में से विश्व यूनिवर्स में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से विश्व यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? हाइड्रोजन। महाविस्फोट के पश्चात जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो इसमें 3/4 से अधिक हाइड्रोजन तथा 1/4 से कम हीलियम था। अद्यतन स्थिति तक कुछ प्रतिशत हाइड्रोजन का ही ज्वलनशील हो सका। अधिकांश हाइड्रोजन आज भी विद्यमान है। अतः स्पष्ट है कि ब्रह्मांड यूनिवर्स में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, जबकि भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? डी, 100। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? 100। रासायनिक तत्व या केवल तत्व ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं, जैसे अथवा जो ऐसे परमाणुओं से बने होते हैं जिसके नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। अभी तक 118 तत्वों की पहचान की गई है। प्रश्नकाल के समय तक लगभग 100 तत्वों की खोज की जा चुकी तथा विकल्प डी उपर्युक्त 4 उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? हीरा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? हीरा। हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप क्रिस्टलीय अपर रूप है, अतः यह एक मूल तत्व है। रेत मुख्यतः सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन, संगमरमर कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन और शक्कर मुख्यतः कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है। हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन। हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? गैस। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? गैस। आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों यथा धातु मेटल्स, अधातु नॉन मेटल्स तथा उपधातु मेटलॉइड्स में विभाजित किया गया है। कुछ गैसों जैसे हाइड्रोजन H, हीलियम, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन, क्लोरीन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन तथा रेडोन को अधातुओं को श्रेणी में रखा गया है। लेकिन अधिकतर गैसें यौगिक होती है। अयस्क गुणधर्म और उपयोग। प्रश्न कोश है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? डी, 2882। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 28 नियोन एवं 288 ऑर्गन अक्रिय गैसों के लिए तथा 287 क्लोरीन के लिए होती है। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2882 कैल्शियम के लिए प्रयुक्त होता है। अगला, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? डी, पोटासियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटासियम। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातुओं के क्रम में निम्नवत है: पोटासियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर आयरन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? बी, लिथियम एवं ऑस्मियम।
निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? लिथियम एवं ऑस्मियम। विकल्प में प्रदत्त धातुओं के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार एवं घनत्व निम्न अनुसार है। धातु लिथियम परमाणु क्रमांक 3, परमाणु भार 6.941, घनत्व 0.534। पारा इसका परमाणु क्रमांक 80 है और परमाणु भार 200.59, घनत्व है 13.534। ऑस्मियम का परमाणु क्रमांक 76 है, परमाणु भार 190.23, घनत्व 22.61। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, परमाणु भार 26.982 और घनत्व 2.70 है। अगला है, स्पष्ट है कि लिथियम सबसे हल्की और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। ऑस्मियम सर्वाधिक घनत्व वाली प्राकृतिक धातु है, अतः यह सबसे भारी है। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? ए हीरा। हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा है। निम्नांकित में से कौन कठोरतम धातु है? टंगस्टन। निम्नांकित में से कौन कठोरतम धातु है? टंगस्टन। और धातु हीरा सभी प्राकृतिक धातुओं में सर्वाधिक कठोर होता है, जबकि धातुओं की कठोरता सामान्यतः रॉकवेल हार्डनेस परीक्षण द्वारा परिभाषित की जाती है। रॉकवेल हार्डनेस परीक्षण के द्वारा कुछ प्रमुख धातुओं की कठोरता का स्तर। धातु कठोरता का स्तर, लेड का कठोरता का स्तर 1.5, जस्ता का 2.5, स्वर्ण का 2.5 से 3, तांबा का 3, प्लेटिनम का 4 से 4.5, स्टील का 4 से 4.5, लोहा का 4.5, टाइटेनियम का 6, टंगस्टन का 7.5। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? डी हीरा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? हीरा। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी पदार्थों में सबसे कठोर हीरा, डायमंड है। यह कार्बन का एक अपरूप एलोट्रॉप है जो कि एक अधातु है। वर्टुजाइट, बोरोन, नाइट्राइट संरचना में हीरे से मिलता जुलता तत्व है और ऐसा माना जाता है कि यह हीरे की तुलना में सबसे अधिक कठोर है। यह हीरे की तुलना में 18% अधिक तनाव स्ट्रेस सहन कर सकता है। हालांकि प्राकृतिक रूप से इसकी अत्यंत अल्प मात्राएं ही अस्तित्व में है। अभी वर्टुजाइट, बोरोन, नाइट्राइट के कठोरता गुणों का प्रायोगिक रूप से परीक्षण किया जाना शेष है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभिष्ट उत्तर विकल्प डी ही होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? डी नाइक्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? नाइक्रोम। कार्बोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क होने के कारण एल्यूमिनियम गुणधर्म से युक्त होता है जो कठोर एवं तन्य नहीं है। कास्ट आयरन कठोर होता है किंतु दबाव पर भंगुर प्रवृत्ति के कारण तन्य नहीं। टंगस्टन का गलनांक बिंदु अधिक है, यह तन्य धातु है किंतु कठोर नहीं है। नाइक्रोम अभंगुर होने के कारण कठोर तथा उच्च गलनांक के कारण तन्य धातु है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है जिसका परमाणु भार 238.03 तथा इसका घनत्व 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है यूरेनियम। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है डी प्लेटिनम। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है प्लेटिनम। उपर्युक्त प्रश्न में भारी का तात्पर्य घनत्व से है। उपर्युक्त विकल्पों में से प्लेटिनम पीटी सर्वाधिक घनत्व वाली धातु है जिसका घनत्व 21.45 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। चांदी एजी का घनत्व 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पारा एचजी का 13.454 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा सोने का घनत्व 19.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है। इसके बारे में दोस्तों का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व शामिल हैं जिन्हें धातु, अधातु, अक्रिय गैस और उपधातु आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आवर्त सारणी में कैलिफोर्नियम
परमाणु क्रमांक 98 कैलिफोर्नियम 252 कैलिफोर्नियम का समस्थानिक है, तथा रोडियम परमाणु क्रमांक 45 को धातु मेटल के रूप में वर्गीकृत किया गया, जबकि एंडोहेड्रल फ्लोरीन तथा ट्रिटियम धातुओं की श्रेणी में शामिल नहीं है। कैलिफोर्नियम 252 की खोज वर्ष 1950 में हुई थी तथा इसका मूल्य $27 मिलियन प्रति ग्राम है, जबकि रोडियम की खोज 1803 ईस्वी में हुई थी। इसका मूल्य $58 प्रति ग्राम है। वर्ष 1985 में खोजे गए एंडोहेड्रल फ्लोरीन का मूल्य $167 मिलियन प्रति ग्राम है। स्पष्ट है एंडोहेड्रल फ्लोरीन की खोज सबसे बाद में हुई और यह विश्व का सबसे महंगा पदार्थ मिनरल्स है। हालांकि यह आवर्त सारणी में धातु के रूप में वर्गीकृत नहीं है। एंडोहेड्रल फ्लोरीन का एक ऐसा प्रकार भी अस्तित्व में है जिसमें फ्लोरीन ढांचे के अंतर्गत धातु परमाणु मेटल एटम स्थित होता है। आवर्त सारणी का संदर्भ लेने पर उत्तर हेतु सबसे महंगी धातु के रूप में कैलिफोर्नियम 252 का चुनाव किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न में हाल ही में खोजी गई धातु के बारे में पूछा गया है और इस दृष्टि से कैलिफोर्नियम 252 प्रश्न के अभिष्ट उत्तर के रूप में उपयुक्त नहीं है। साथ ही एंडोहेड्रल फ्लोरीन के सबसे बाद में खोजे जाने सबसे महंगे पदार्थ होने तथा एंडोहेड्रल मेटलोफ्लोरीन के अस्तित्व में होने के चलते इसका भी अभिष्ट उत्तर के रूप में चयन करने का विचार किया जा सकता है। इस प्रश्न को गलत तरह से संचालित करने और इसमें भ्रामक मिसलीडिंग तथ्यों का समावेश होने के चलते इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किए जाने की अनुशंसा की गई है। अगला है मिनरल्स। खनिज क्या है? मिनरल्स भी अकार्बनिक ठोस है। मिनरल्स क्या है? अकार्बनिक ठोस है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार मिनरल्स को प्राकृतिक रूप से में पाया जाने वाला कार्बनिक ठोस है जिसकी संरचना रवाकृत होती है। मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट, एरागोनाइट 2 से 4% जल तथा 0 से 10% कांचीयोलिन पाया जाता है। कांचीयोलिन एक प्रोटीन है। मोती का मुख्य अवयव है बी, एरागोनाइट तथा कांचीयोलिन। मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। माणिक्य और नीलम कोरंडम के जवाहरात रूप में कोरंडम प्राकृतिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3। नीलम एक रत्न श्रेणी का खनिज है। इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 है। नीलम प्रकृति में भी मिलता है एवं कृत्रिम भी बनाया जाता है। अगला है कथन तथा कारण। कथन कह रहा है सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। सोडियम धातु वायु प्रभाव्य होने पर गल जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। सोडियम एक नरम चांदी के समान सफेद धातु है। यह इतनी नरम होती है कि इसे एक सिक्के के किनारे से काटा जा सकता है। सोडियम अत्यंत सक्रिय यानी क्रियाशील धातु है। यह मुक्त अवस्था में नहीं रखी जा सकती है तथा इसको मिट्टी के तेल केरोसिन में रखा जाता है। हवा में खुला रखे जाने पर यह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और ऑक्साइड बनाती है। सोडियम धातु की जल से अधिक बंधता होती है। यह जल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन और उष्मा की पर्याप्त मात्रा उत्पन्न करती है। इस उष्मा से हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है। आगे निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? ए, सोडियम को। निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? सोडियम को। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? ए, सोडियम का। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? सोडियम का। सामान्यतः 3 तरह के रंग स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। पहला सोडियम लैंप। सोडियम लैंप इससे पीले रोशनी निकलती है। मरकरी लैंप
इससे श्वेत नीलाव रोशनी निकलती है। प्रतिदीप्त लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप, इससे एक ऐसी मिश्रित रोशनी निकलती है जो लगभग सूर्य के प्रकाश के समान होती है। अगला है सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है सी पारा वाष्प तथा ऑर्गन। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा वाष्प तथा ऑर्गन। प्रतिदीप्ति नली फ्लोरोसेंट लैंप में सर्वाधिक सामान्यतया निम्न दाब युक्त पारा वाष्प और ऑर्गन गैस भरी जाती है। कभी कभी जीनॉन, नियोन तथा अथवा क्रिप्टॉन का भी प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? बी सोना। निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना। धातुओं में सोना गोल्ड की रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है जिसके कारण यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। धातुओं की घटती हुई ऊपर से नीचे की ओर रासायनिक सक्रियता का क्रम निम्नलिखित है। लिथियम, पोटासियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टीन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, एयू। सोने को घोला जा सकता है। सोने को घोला जा सकता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण। नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रभावित नहीं होता है, परंतु अम्लराज 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का सम्मिश्रण में घुलकर क्लोरोओरिक अम्ल HaUCl4 बनाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। स्वर्ण की शुद्धता डिग्री अथवा कैरेट में मापी जाती है। विशुद्ध स्वर्ण 1000 डिग्री अथवा 24 कैरेट का होता है। चूंकि यह बहुत ही मुलायम होता है इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता। साधारणतः आभूषण बनाने के लिए 10 से 22 कैरेट तक का सोना अच्छा माना जाता है। अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः है डी मैग्नीशियम सिलिकेट। अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट। अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? सी जिप्सम में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? जिप्सम में। जिप्सम एक खनिज है जिसमें सूक्ष्म तत्व गंधक एवं कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल के भी 2 अणु उपस्थित होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 with 2H2O है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसमें अधिकांश मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की होती है। साथ ही इसमें सिलिका, एल्यूमिना और लोहा आदि अपद्रव्य अंतः मिश्रित रहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है। अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतया प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह एक सफेद चूर्ण है। इसका उपयोग शैलीय क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। इससे मूर्तियां तथा मूर्तियों के सांचे भी बनाए जाते हैं। इसका सूत्र CaSO4 with half H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है जिप्सम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है जिप्सम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट CaSO4 with half H2O है। यह जिप्सम का बना होता है। इसका उपयोग शैलीय क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। इससे मूर्तियां तथा मूर्तियों के सांचे भी बनाए जाते हैं। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है डी जिप्सम।
टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है बी CaSO4 विथ हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 विथ हाफ H2O। डॉक्टर कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। डॉक्टर कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मोनाजाइट किसका अयस्क है? बी मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट थोरियम, लैंथेनम और सीरियम का मिश्रण है। भारत में यह केरल तट पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। माइका डैश है। माइका उष्मा का चालक एवं विद्युत का कुचालक। माइका उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक है। अभ्रक अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है। यह उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है। यह उच्च वोल्टेज को भी सह सकता है तथा इसमें ऊर्जा क्षय भी कम होता है। अभ्रक की पराविद्युतिक शक्ति, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तथा रासायनिक स्थिरता अधिक होती है, अतः इसे संधारित्र, कैपेसिटर्स तथा अधिक वोल्टेज के वैद्युत उपकरणों के लिए इंसुलेटर के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। आगे है, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? डी वैद्युत। निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? वैद्युत। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा। धातुएं उष्मा की अच्छी चालक होती है। धातुएं अधिकांशतः ठोस होती है, परंतु पारा एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहती है। अतः दिए गए विकल्पों में पारा द्रव अवस्था में धातु होने के कारण उष्मा का चालक है। निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? बी पारा। निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? पारा। निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? पारा। निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? पारा। कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या उष्मा प्रभावित ना हो कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, कांच इत्यादि। सभी धातुएं उष्मा की चालक होती है, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड, सीसा एवं पारा की उष्मा चालकता कम, पुअर कंडक्टर होती है। लेड की उष्मा चालकता लगभग 34.7 W पर MK, जबकि पारा की उष्मा चालकता लगभग 8.3 W पर MK होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है? पारा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है? पारा चांदी जैसी सफेद और चमकीली धातु है। यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। यह उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? बी पारा। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? पारा। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके ऊष्मीय प्रसार की दर उच्च होती है। अतः जब इसे तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है तब यह तापमान में होने वाले अल्प से अल्प परिवर्तनों को भी दर्ज कर लेता है। साथ ही इसका क्वथनांक भी उच्च, लगभग 356.6 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण यह उच्च तापमानों को मापने हेतु सर्वथा उपयुक्त है। तापमापी के प्रयोग के मुख्य कारण निम्न है। यह अपारदर्शी एवं चमकदार है, अतः अंकित ताप के पठन में सुविधा होती है। इसकी ऊष्मीय चालकता उच्च होती है, अतः शीघ्र ही ताप को अंकित करता है। पारा कांच पर ही नहीं चिपकता, अतः अधिक वाष्पशील नहीं है, अतः ताप को शुद्धता से अंकित कर पाता है।
निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? बी, लेड। निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? लेड। धातुएं जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एवं प्लेटिनम जल या भाप से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। मैग्नीशियम ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता, हालांकि यह गर्म जल से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। धातुएं जैसे एल्यूमिनियम, लोहा एवं जस्ता ठंडे एवं गर्म जल दोनों से अभिक्रिया नहीं करती, हालांकि ये भाप स्टीम से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का निर्माण करती है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। बी, तांबे। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से तांबे के। फिर लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है हेमेटाइट। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है हेमेटाइट। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है, जबकि मोनाजाइट रेत से थोरियम प्राप्त होता है। पीच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त होता है। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला किसका खनन होता है? हेमेटाइट। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, असम, बिहार एवं आदि राज्यों में पाया जाता है। जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल एवं तमिलनाडु आदि राज्यों में होती है। फिर तंत्रिका अपहरास न्यूरोडी जेनेरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से किन से उत्पन्न होता है? मोटर गाड़ी के ब्रेक से, मोटर गाड़ी के इंजन से, घरों के प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव से, बिजली संयंत्र से, टेलीफोन लाइन से। अब इसका नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। इसका डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि तंत्रिका अपहरास न्यूरोडिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में प्रश्न में दिए गए सभी कारकों से उत्पन्न होते हैं। पहला, मोटर गाड़ी के ब्रेक में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं जो उपयोग करने पर चुंबकीय कण उत्पन्न करते हैं। दूसरा, मोटर गाड़ी के इंजन में उच्च शक्ति के चुंबक का प्रयोग होता है जो चुंबकीय कण उत्पन्न करते हैं। तीसरा, माइक्रोवेव स्टोव में एक चुंबकीय स्टीरर का उपभोग किया जाता है जो चुंबकीय कण उत्पन्न करता है। बिजली संयंत्रों में उपभोग होने वाला कोयला दहन से जुड़े मैग्नेटाइट महीन कणों का एक प्रमुख स्रोत है। टेलीफोन लाइन कम आवृत्ति एवं कम ऊर्जा के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जो मैग्नेटाइट कणों के स्रोत हैं। फिर यहाँ हम लोग को सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से। यहाँ पे सुमेलित है और इसी को पढ़ दे। सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा कमरे के ताप पर द्रव होता है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है। सीसा उष्मा का कुचालक है। फिर है दोस्तों, फिर मिलान करना है इसका भी नीचे। इसका आंसर डी होगा दोस्तों। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ए का 4, बी का 3, सी का 1, फिर डी का 2। चांदी उष्मा तथा विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है। भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। स्वतंत्र अवस्था शुद्ध में सोना मुलायम अथवा बहुत तन्य तथा आघातवर्ध धातु का वह गुण है जिसके कारण उसे आसानी से पतली चादरों में पीटकर परिवर्तित किया जा सकता होता है। सीसा उष्मा का न्यूनतम संचालक है। निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? बी, चांदी की। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? चांदी की। फिर है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से प्रमुख खनिज का प्रयोग होता है? सी, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट Al2O3 with 2H2 एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है जो एल्यूमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यह प्रधानतया गिब्साइट, बोहामाइट एवं डायोस्पोर का सम्मिलित रूप है।
यह सर्वप्रथम दक्षिणी फ्रांस में लेस बॉक्स नामक स्थल पर पाया गया, इसलिए इसका नामकरण बॉक्साइट किया गया। एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से धातु अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। फिर निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? एल्यूमिनियम। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने के हेतु बॉक्साइट अयस्क है? एल्यूमिनियम। बॉक्साइट अयस्क है बी, एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से। एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से। पीच ब्लेंड से यूरेनियम, पीच ब्लेंड से यूरेनियम, ग्रेफाइट से कार्बन, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, अर्जेंटाइट से चांदी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? एल्यूमिनियम उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? एल्यूमिनियम उद्योग। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य प्रमुख अयस्क है। इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 विथ NH2O है। एल्यूमिनियम उद्योग में बॉक्साइट मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कॉपर सिनेबार, ये सही सुमेलित नहीं है। प्रमुख सही सुमेलन इस प्रकार है: एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, कॉपर का क्यूपराइट, पारा का मरकरी का सिनेबार, जिंक जस्ता का कैलेमाइन, आयरन लोहा का हेमेटाइट। फिर है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। सामान्यतया टूथपेस्ट में 20 से 42% जल उपस्थित होता है। टूथपेस्ट के अन्य प्रमुख अवयव अपघर्षक, फ्लोराइड एवं आद्रक। सामान्यतया टूथपेस्ट में अपघर्षक एब्रेसिव की मात्रा 50% तक होती है। अपघर्षकों में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3 एवं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के अविलेय कण शामिल होते हैं। सामान्यतया नाभिकीय रिएक्टरों में उच्च दाब पर सामान्य जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड का शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR में शीतलक के रूप में गलित सोडियम का प्रयोग होता है। फिर इसको सुमेलित करना है दोस्तों। भंजन क्रैकिंग की क्रिया में उच्च तापमान पर कार्बन के बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया में पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। प्रगलन स्मेल्टिंग तांबे के अयस्क से शुद्ध तांबा प्राप्त करने की रासायनिक विधि में प्रयुक्त एक प्रक्रिया है। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में हाइड्रोजिनेशन खाद्य तेलों पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर वह वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। वल्कनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिनमें गंधक या इसी प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ मिला देने से रबर या संबंधित बहुलकों को अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल दिया जाता है। ताम्र प्रगलन संयंत्र के बारे में चिंता का कारण क्या है? वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त करता है, ये नहीं है। ताम्रपत्र कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन लिंचिंग के कारण बन सकता है, ये है। वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर देते हैं, ये भी है। कथन एक असत्य है। ताम्र प्रगलन संयंत्रों कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट से कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य वायु प्रदूषक गैसें निर्मुक्त हो सकती है, लेकिन वे पर्यावरण में घातक मात्राओं में कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मुक्त नहीं करते। अधिकतर कॉपर अयस्क कॉपर ओर्स सल्फर आधारित होते हैं और उनके प्रगलन स्मेल्टिंग के फलस्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है, जो एक हानिकारक वायु प्रदूषक है। अतः कथन 3 सत्य है। प्रगलन एक अन्य उप उत्पाद ताम्रमल कॉपर स्लैग है। यह ताम्रमल भूमिगत जल में भारी धातुओं आर्सेनिक, कैडमियम, लेड या मरकरी के निक्षालन लीचिंग के कारण बन सकता है। कथन 2 सत्य है। फिर है इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2, ए का 4 हीरा कार्बन, बी का 1 संगमरमर कैल्शियम, और फिर बालू का हो जाएगा दोस्तों 2 सिलिकॉन और माणिक्य का एल्यूमिनियम।
हीरा प्राकृतिक रूप से प्राप्त सबसे कठोर पदार्थ है। और हीरे हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे से चतुष्फलकीय जलीय व्यवस्था टेट्राहेड्रल लैटिस अरेंजमेंट द्वारा बंधे होते हैं। मार्बल एक रूपांतरित पत्थर है जो शुद्ध कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है। रेत का प्रमुख संघटक सिलिका SiO2 है। माणिक्य या रूबी गुलाबी या लाल रंग का एक रत्न है। मुख्यतः क्रोमियम तत्व की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। रूबी का मुख्य संघटक एल्यूमिना Al2O3 है। साथ ही इसमें अल्प मात्रा में क्रोमियम आयन Cr3+ भी उपस्थित होते हैं। फिर निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? बी सोडियम। निम्नलिखित में से क्या जल से भी हल्का होता है? सोडियम। सोडियम का अपेक्षित घनत्व 0.97 होता है। जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरने लगता है। अगला, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? इसका हो जाएगा बी सोना पारा इस्पात। सोना पारा इस्पात। सोना का ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर सोना 19.3 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर 19,300। पारा 13.6 13,534। इस्पात 7.8 और इसका हो जाएगा 7,870। इस प्रकार विकल्प में दिए गए पदार्थों के घनत्व का अवरोही क्रम सोना पारा इस्पात है। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बोरोन का। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बोरोन का। अगर किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाती है। गलनांक पर ठोस और द्रव प्रावस्था साम्यावस्था में होती है। बोरोन का गलनांक 2453 केल्विन, एल्यूमिनियम 933 और सिलिकॉन 693 केल्विन तथा लोहा का गलनांक 1808 केल्विन है। अतः बोरोन का गलनांक सबसे उच्च होता है। फिर है दोस्तों मिश्र धातुएं। मिश्र धातु प्रश्न कोश निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? डी तांबा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तांबा। तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है, जबकि पीतल, ब्रॉन्ज तथा स्टील मिश्र धातुएं हैं। फिर जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है, कारण यसद में उपचयन क्षमता है। इसका आंसर ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है, यसद में उपचयन क्षमता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जस्तेदार लोहे में जंग इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जस्तेदार लोहे में ऑक्सीकरण की क्षमता पाई जाती है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। सी यसद। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। यसद। जस्ता अथवा यसद एक तत्व है जिसका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण में किया जाता है। जस्तीकृत लोहा पानी, साबुन के विलयन, पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव को सह सकता है। लोहे को जंगरोधी बनाने हेतु उस पर जस्ता की पॉलिश की जाती है। इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वनीकृत लोहे पर लेप होता है जस्ते का। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है जस्ते का। फिर है गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की। गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? बी ऑक्सीजन तथा नमी। निम्नलिखित में से कौन लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? ऑक्सीजन तथा नमी। लौह धातु के क्षयकरण कोरोजन के लिए ऑक्सीजन तथा नमी की आवश्यकता होती है। इसे लोहे में जंग लगना रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एडोनीकृत होते हैं। इसका अर्थ है कि उस पर निक्षेपण होना
बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का। एनोडाइजिंग एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंगरोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? सी एल्यूमिनियम। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसलिए इसका प्रयोग विशेषतया हवाई जहाज एवं रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगता है। फिर है पारद धातुएं मिश्रण है, पारद धातुएं मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होती है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छेदों से में भरा जाता है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? डी लोहा। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? लोहा। अमलगम पारा और अन्य तत्वों से मिलकर बनता है, परंतु लोहा पारे के साथ नहीं मिलता है, अतः लोहे का अमलगम नहीं होता है। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? पारा जस्ता, पारा जस्ता। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। फिर है टांका एक मिश्र धातु है टीन और शीशे की। टांका एक मिश्र धातु है टीन और शीशे की। टांका या सोल्डर मिश्र धातु में शीशा 68% और टीन 32% होता है। कांसा मिश्र धातु एलॉय धातु है तांबा और टीन का। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। कांसे में 88% तांबा जबकि 12% टीन उपस्थित होता है। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टीन की। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टीन की। नीचे फिर सुमेलित करना है। जर्मन सिल्वर या निकेल सिल्वर तांबा 50%, जस्ता 35%, निकेल 15% की मिश्र धातु है। इसमें चांदी नहीं होती है। सोल्डर एक गलनशील धातु अयस्क है। टीन तथा शीशा के सोल्डर नरम सोल्डर कहलाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaClO2 का होल 2 होता है। सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो सफेद क्रिस्टलीय गंधहीन ठोस होता है। फिर जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 0%। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 0%। फिर जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है? डी इनमें से कोई नहीं। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? बी एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता? एल्यूमिनियम। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है? सी पीतल एवं कांसा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है? पीतल एवं कांसा। तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। पीतल, ब्रास एवं कांसा, ब्रोंज इसकी मिश्र धातुएं हैं। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबा की मात्रा अधिकतम है? निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबा की मात्रा अधिकतम है? बी कांसा में। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबा की मात्रा अधिकतम है? कांसा में। पीतल में 68 से 71% तक तांबा तथा शेष जस्ता उपस्थित होता है। कांसे में 88% तांबा जबकि 12% टीन उपस्थित होता है। जर्मन सिल्वर में तांबे की उपस्थिति लगभग 50% होती है। गन मेटल में 85% तांबा, 10% टीन तथा 5% जिंक उपस्थित होता है। आगे निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? बी तांबा। निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तांबा। अगला क्वेश्चन है, पीतल निम्न की मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का। पीतल निम्न की मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का। पीतल में कौन सी धातुओं का
संयोग होता है तांबा एवं जस्ता का। पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? तांबा एवं जस्ता का। निम्नलिखित कथनों पर का परीक्षण कीजिए। पीतल तांबा तथा जस्ते का मिश्र धातु है। मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ है जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 1 और 3 सही है। कथन 1 एवं 3 सही है, जबकि कथन 2 और 4 गलत है, क्योंकि मैग्नेटाइट Fe3O4 आयरन का अयस्क है तथा फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड AgBr अनिवार्य रूप से प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। बी, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की। हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। फिर ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ए, रांगे की टीन। ताम्र प्रदूषण संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रांगे की टीन। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः रांगे टीन की परत चढ़ाई जाती है। टीन एक नरम व चांदी जैसा सफेद धातु है। टीन का रासायनिक संकेत Sn तथा परमाणु क्रमांक 50 है। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात, स्टेनलेस स्टील और चुंबकीय हो जाता है? सी, निकेल। मिश्र धातु में निकेल के संयोग से निष्कलंक इस्पात, स्टेनलेस स्टील और चुंबकीय नॉन मैग्नेटिक हो जाता है, जबकि अधिक कठोरता प्राप्त करने के लिए इसमें कार्बन की अधिक मात्रा मिलाई जाती है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुघट्यता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता जाता है। कठोरता बढ़ाने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है। इस्पात स्लैग, स्टील स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? डी, 1, 2, 3 तीनों के लिए। आधार सड़क, बेस रोड के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। इस्पात स्लैग इस्पात निर्माण एवं इस्पात शोधन प्रतिक्रियाओं में का उपोत्पाद बाय प्रोडक्ट है। इस्पात स्लैग में आयरन की कुल मात्रा 16 से 25% तक होती है। इसमें कैल्शियम, सिलिकॉन, मैग्नीज, फॉस्फेट इत्यादि भी पाए जाते हैं। इस्पात स्लैग आधार सड़क के निर्माण, कृषि मृदा के सुधार तथा सीमेंट के उत्पादन के लिए आधार सामग्री के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। इस्पात स्लैग का उपयोग अम्लीय मृदा, एसिडिक सॉइल के उपचार में भी किया जा सकता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? बी, क्रोमियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम होता है। इस्पात में यह गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है जो जंग रहित होती है। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? बी, सिलिकॉन का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्टेनलेस स्टील धब्बा रहित लोहा एक मिश्र धातु है जिसके अब संघटक तत्व इस प्रकार है: आयरन 89.4%, क्रोमियम 10.0%, मैग्नीज 0.35%, कार्बन 0.25%।
इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता, जबकि अल्प मात्रा में निकेल 0.8% मिलाया जाता है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। धब्बा रहित लोहा बनाने के में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है सी, लोहा क्रोमियम मैग्नीज एवं कार्बन। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा क्रोमियम मैग्नीज एवं कार्बन का। फिर है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है, डी क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे में क्या क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम और निकेल। फिर है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। स्टेनलेस स्टील स्टील में कितने प्रतिशत कार्बन होता है, 0.1 से 2%। स्टील में कितने प्रतिशत कार्बन होता है, 0.1 से 2%। स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 से 2% तक होती है। इसमें आयरन की प्रतिशतता अधिक होती है। फिर है जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है, अतः लोहे का भार बढ़ जाता है। इस दौरान लोहे का भार उतना ही बढ़ता है जितना कि ऑक्सीजन वह ग्रहण करता है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है, जिसको जंग कहते हैं। जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। कथन ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि रेनिन एवं टैनिन पौधा द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ है, जिसमें भूरे रंग का टैनिन चर्म शोधन में प्रयुक्त रोगन की प्रक्रिया में उपयोगी होता है। टैनिन का जंग लगने की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं होता है, नहीं है।